काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? उधर भड़काते मौलाना, इधर बांग्लादेश ने वक्फ वाले बवाल पर मोर्चा खोला। मोदी सरकार ने कैसे बैंड बजा दी। बंगाल हिंसा पर वो सनसनीखेज रिपोर्ट जो आपको चौंका कर रख देगी कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले इसका चैप्टर। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दो नए चैलेंज आ गए हैं। चैलेंज देश के आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और इंडी गठबंधन जश्न मनाने लगा कि नरेंद्र मोदी की हार हो गई, हम तो जीत गए भाई, हो गया मामला। लेकिन एक दिन के अंदर ही वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन और मौलाना गृह युद्ध की धमकी देने पर उतर आए। अरे बॉस, जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हो गई कथित तौर पर, तो आपने पीएम मोदी को हरा ही दिया, तो फिर ये धमकी किस बात की दे रहे हैं आप? वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी के सामने दूसरा चैलेंज बांग्लादेश का है, जो अब भारत के वक्फ कानून के मुद्दे में अपनी टांग उसेड़ रहा है। वो वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के गुस्से और बंगाल में भड़की हिंसा में बांग्लादेश अपना फायदा तलाश रहा है। यानी बांग्लादेश अब ठीक वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान सालों से करता आया है। भारत के वक्फ कानून और भारतीय मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश ने कैसे मर्यादा लांघ दी और कैसे पीएम मोदी के नए भारत ने उसे तगड़ा जवाब दिया, यह सब आज आपको बताऊंगा। कैसे वक्फ कानून पर भारत में हो रहे प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान भी साजिश की फिराक में है, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात मुर्शिदाबाद हिंसा पर घिरी ममता बनर्जी की, जिनका बुरा टाइम ही खत्म नहीं हो रहा। ममता बनर्जी खुद तो हिंसा प्रभावित इलाके में नहीं गई, ना पीड़ित हिंदुओं से मिली, लेकिन बंगाल के राज्यपाल ने ग्राउंड पर पहुंचकर ममता सरकार को मुसीबत में डाल दिया। ममता सरकार ने हालांकि इनडायरेक्टली पूरा जोर तो लगाया था कि राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाके में ना जाए, लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की हर अपील को नकार दिया और खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा को लेकर राज्यपाल ने बहुत सख्त रुख अपना लिया है। राज्यपाल ने यहां तक कह दिया कि बंगाल की सड़कों पर कई जगहों पर मौत का तांडव चल रहा है। तो ये जो आप मौत का तांडव शब्द सुन रहे थे अभी तक, वो हम नहीं कह रहे हैं, ये बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में कई जगहों पर सड़कों पर मौत का तांडव चल रहा है। बंगाल के राज्यपाल के इतना सख्त रुख के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या राज्यपाल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देंगे? क्योंकि राज्यपाल खुद ही कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पर उतरकर जो हालत देख रहे हैं उसे लेकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे। सवाल यह है कि राज्यपाल बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजने वाले हैं क्या? राज्यपाल के ग्राउंड पर उतरने से ममता बनर्जी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब तक ममता बनर्जी वहां गई ही नहीं। अब सवाल तो उठेंगे कि भाई राज्यपाल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा सकती। बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल ने क्या देख लिया जो प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है क्या? वक्फ कानून के विवाद में कैसे बांग्लादेश कूद पड़ा मुसलमानों को भड़काने? कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य वक्फ कानून पर फिर से भड़काऊ बयानबाजी करने लगे हैं? कैसे मुर्शिदाबाद में हिंदू घरों पर निशान लगा लगाकर उन्हें टारगेट किया गया, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए क्या कुछ हुआ है। You know, the dance of death on the streets of Bengal in many places. निशानी बनाकर चिन्हित करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे अटैक करना है। बोलता है कि तुम लोग को खत्म कर देंगे, साफ कर देंगे, हिंदू का निशाना नहीं रखेंगे। तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा, तू होता कौन है बे? हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ था प्री प्लान था। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई, हिंदुओं पर हमले किए गए, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, वो सामान्य बात नहीं है बॉस। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत के कानून के विरोध में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में। और यही पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती भी है। पहली चुनौती तो वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काते मौलाना है, जो गृह युद्ध की धमकी तक दे रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भरोसा शरीयत पर है, जो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हक में फैसला नहीं आया तो शरीयत के हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जो भारत के मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत सरकार भारत के मुसलमानों की रक्षा करे। ओ भैया, तुमसे वहां हिंदू नहीं संभल रहे, यहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया भाई? गजब है बॉस। बांग्लादेश अपने हिंदुओं को बचा नहीं पा रहा है,
भारत के अल्पसंख्यकों पर ज्ञान दे रहा है। क्या हुआ है मुसलमानों के साथ भाई? घर छोड़ के तो हिंदू जा रहा है, वो भी तब जब बंगाल हिंसा में हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है तो बांग्लादेश जो है वहां से बैठे बैठे आग लगा रहा है, पिन मार रहा है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं के बारे में आगे बताऊंगा। पहले जरा बांग्लादेश के बारे में सुनिए कैसे उछल रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको सेट किया। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार ने मुसलमानों पर हमलों की निंदा की है जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह करते हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश की भूमिका होने से उन्होंने इनकार किया। यानी आप देखिए कि बांग्लादेश जो इत्तू सा देश है, आज की डेट में आजाद है तो भारत की वजह से है, वो अपने घर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोक नहीं पा रहा। जो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में खुद है वो भारत को ज्ञान दे रहा है कि यहां अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बचाइए। किससे बचाएं भाई? आरोप तो खुद मुर्शिदाबाद में लग रहा है जिन पर, उनको कह रहा है कि बचाइए, और जो वहां से बच के भागे उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। ना उसको अपने यहां के हिंदुओं की चिंता है ना यहां के हिंदुओं की चिंता है, बस मुसलमानों को भड़का रहा है। यहां के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं हुई, हिंदुओं पर हमला हुआ है भाई। बांग्लादेश ने भारत को लेकर पाकिस्तान वाली भाषा बोली तो भारत ने फौरन बांग्लादेश को उसकी जगह दिखाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि हम बांग्लादेश के बयान को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट, खत्म, हटाओ है पक। यह बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भारत की चिंताओं की तुलना करने का कपटपूर्ण प्रयास है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह के अनुचित बयानबाजी करने की बजाय बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यानी भारत ने साफ साफ लफ्जों में बांग्लादेश को उसकी औकात, उसकी जगह बता दी कि देखो, पहले अपने घर में देखो, इधर मत आओ, हमारे यहां घुसने की जरूरत नहीं, अपना घर संभालो। जहां हिंदुओं का जीना कट्टरपंथियों ने दूभर कर रखा है, बंगाल में जो हो रहा है उस पर बेवजह की बयानबाजी ना करो। बांग्लादेश को तो भारत ने तगड़ा जवाब दे दिया, लेकिन एक चुनौती उन मौलानाओं की भी है जो मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। ये वो मौलाना है जिनकी बातों को मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। इन मौलानाओं का काम तो यह होना चाहिए था कि वो शांति के साथ प्रोटेस्ट की बात करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही तो भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब? क्या इन मौलानाओं को देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से विपरीत फैसला आ जाएगा तो क्या हिंसा कर दीजिएगा? क्यों ये मौलाना कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के आसार दिख रहे हैं, सरकार को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा? धमकी देना नहीं है सब। इस तरह की बातें करना विरोध की नहीं बल्कि धमकी की भाषा होती है। सुनिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात को, वो भाई साहब किस अंदाज में सरकार को धमकी दे रहे हैं, सुनिए, आप देखिए, खुद देखिए। मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गजब ही हो रखा है। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो तो ठीक है, तो संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र जिंदा है, और मन का नहीं होगा तो सीधा सरकार को धमकी दे रहे हैं लोग कि देश में सिविल वॉर हो जाएगा, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तक वक्फ का जो कानून है, जिस हिसाब से चल रहा था कि जहां उंगली रखी तुम्हारी हो गई जमीन, ये वाला हिसाब चल रहा था, तो देश का क्या भला कर दिए भाई? मुसलमानों का क्या भला कर दिए, इतना बता दो ना। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें या आदेश मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर की तरह होती है कई बार। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है, खुद IMPLB मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार मुसलमानों को सेलेक्टिव हैरेसमेंट कर रही है। इस कानून से जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, इसके खिलाफ जगह जगह कैंपेन होंगे, प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के बाद अब काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया उस पर तो मुस्लिम नेताओं ने जश्न मनाया था, हल्ला मचा दिया था कि हमारी जीत हो गई। तो फिर आज भड़काने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वही हुआ है अंदर अंदर, इनको समझ में आ रहा है जो हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि कोई जीत वीत नहीं हुई है।
सरकार के साथ साथ न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी। जो ये कह रहे हैं कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर दो, नहीं तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। मौलाना ओबेदुल्ला आजमी की भाषा सुनिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। जरा इनकी भाषा सुनिए, क्या धमकी दे रहे हैं। कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं, लागू ही होगा और करूं, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा, तू होता कौन है बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं।